अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का लेक्चर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हवाले से है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हवाले से देखा गया है कि काफ़ी चैलेंजिंग लगता है स्टूडेंट्स को इसको बाकायदा तौर पे रिसर्च वर्क में एक तो एड्रेस करना, इस चीज़ को, इसकी अंडरस्टैंडिंग वैसी हो नहीं पाती जैसी होनी चाहिए। अगर तो बिजनेस रिसर्च मेथड्स को या सोशल रिसर्च मेथड को आप पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के तौर पर, तो लेक्चर्स की ये सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और इसके अलावा अगर आपके कुछ सवालात हैं तो वो कमेंट सेक्शन में भी लाजमी पूछिएगा ताकि उन पे वीडियोस बनाई जा सकें और आपको वो वीडियोस मिल भी सकें। तो शुरू करते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से पहले मैं आपको रिसर्च प्रोसेस एक दफ़ा दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स या प्री रेक्विजिट्स उनको आप कह सकते हैं, वो शुरू में ही आपको एड्रेस करनी होती है। मिसाल के तौर पे जब रिसर्च प्रोसेस है आपका, आप कोई रिसर्च वर्क कंडक्ट करने वाले हैं, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिकली प्लानिंग और डेफिनेशन वाले पोर्शन में आता है। आपका रिसर्च प्रोसेस को पहले आप प्लान करते हैं, फिर आप उसे अच्छी तरह से अपनी जो एस्पेक्ट्स हैं मुख्तलिफ उन्हें डिफ़ाइन कर देते हैं और उसमें आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्वेश्चंस वगैरह सारे डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर आप मेथोडोलॉजी की तरफ जाते हैं जहाँ पे डाटा कलेक्शन और एनालिसिस वाला काम आता है और फिर एनालिसिस के बाद एक कंक्लूजन जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग, एक फाइनल पेपर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च प्रोसेस में जहाँ प्लानिंग और डेफिनेशन वाला फेज होता है, वहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, असेंशियल है आपके रिसर्च प्रोसेस को एक अच्छे अंदाज में प्रिसाइजली, कंसाइजली, लॉजिकली डिफ़ाइन करने के लिए आपको वहीं पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है बना लेना चाहिए। बनाना कैसे है अभी हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम इसकी एक जो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि ये एक फाउंडेशनल रिव्यू है एग्जिस्टिंग थ्योरीज का। लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना आपने लिटरेचर रिव्यू को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना है। नॉर्मली जब आप रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, डिसर्टेशन या थीसिस लिख रहे हैं, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंडर या थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द स्टडी, इस तरह करके आप एक हेडिंग देते हैं लिटरेचर रिव्यू में जिसमें आप थ्योरीज का एक रिव्यू प्रेजेंट करते हैं। वैसे तो पूरा लिटरेचर रिव्यू ही आपका एग्जिस्टिंग लिटरेचर का रिव्यू होता है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन में आप खास तौर पे ये बताते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या डिस्कवर हो चुका है, क्या एक्सप्लोर हो चुका है, किस किस्म के वेरिएबल्स पे बात की जा चुकी है, क्या मेथडोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं, वेरिएबल्स का आपस में क्या लिंक है, उनके हवाले से क्या हाइपोथेसिस डेवलप किए गए थे और रिजल्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल बेसिस में आप लिखते हैं। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो एक फाउंडेशनल रिव्यू है एग्जिस्टिंग थ्योरीज का, जो कि आपको रोड मैप प्रोवाइड करता है। अभी जब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि टाइप्स वगैरह क्या होती हैं, तो ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अब थ्योरीज जो हैं वो मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने ऑलरेडी डेवलप की हुई हैं, मुख्तलिफ फिनोमिना हैं जिनको उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, सर्च किया हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं। जैसे बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि मोटिवेशन और कंपनसेशन आपस में डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं। एक नॉर्मल सी हम एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई हुई है। अगर आप मोटिवेशन और कंपनसेशन के बाहमी ताल्लुक को समझने के लिए थ्योरीज को रिव्यू कर लेंगे तो आपको एक तो आइडिया भी मिल जाएगा कि क्या नई चीज़, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये इस टॉपिक पे तो काम ही बहुत ज़्यादा हुआ है। हो सकता है मोटिवेशन और कंपनसेशन के दरमियान में किसी मॉडरेटर या इंटरवीनिंग वेरिएबल के ऊपर कुछ ना कुछ डिबेट हुई हो, आप समझे कि इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहिए, आपका टॉपिक रिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग थ्योरीज को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक रोड मैप मिल जाता है कि आपने अपने वेरिएबल्स के दरमियान में कनेक्शन कैसे बनाना है। और ये बात ठीक है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद जब आप इसको स्टडी करते हैं तो आपके पास चांस होता है, और होना भी यही चाहिए, कि आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीडिफाइन करें, उनको मजीद अच्छे से आप रिफाइन कर लें, ठीक है। तो इसमें जब आप थ्योरेटिकल, एक तो ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लें, मैंने आपको बताया कि लिटरेचर रिव्यू में आप थ्योरेटिकल बेसिस के नाम से या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पोर्शन भी लिख के आप उसमें आप उन थ्योरीज को बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। आपने वहाँ पे कोई 8-10 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं और मुख्तलिफ पेपर्स को रेफर करना होता है, मुख्तलिफ रिसर्चर्स को रेफर करना होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जस्ट एक फ्रेमवर्क नहीं होता, जैसा मैं आगे जाके एग्जांपल में आपको बताऊंगा। अब इसमें आपने जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखना है तो उसमें सबसे पहली चीज़ है आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। कॉन्सेप्ट्स क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है, मोटिवेशन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मोटिवेशन को हम वेरिएबल भी कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम उसे कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से परफॉर्मेंस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और इसी तरह से कंपनसेशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिन्हें मजीद रीडिफाइन किया जा सकता है। ये वेरिएबल्स भी हैं, ये कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अपने कॉन्सेप्ट्स पहले देखने हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट देखना है कि उन पे क्या थ्योरीज हैं, क्या रिसर्च हुई है। दूसरे नंबर पे आपने रेलिवेंट थ्योरीज को
इवेल्युएट करना है, पढ़ना है अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जो आपके जेहन में एक आइडिया है कि मैंने इस तरह की रिसर्च करनी है, उससे रिलेटेड रिसर्चेस को आपने, स्टडीज़ को आपने इवेल्युएट करना है, पढ़ना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाले पोर्शन में कि पहले क्या रिसर्च परफॉर्म हो चुकी है। और उसके बाद आपको जब कोई आइडिया मिल जाएगा कि यार ये चीज़ है जिस पे काम पहले इतना नहीं हुआ, मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप उसके मुताबिक अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन को रीडिफाइन करके अब आपके पास एक बड़ा रिफाइंड किस्म का टॉपिक आ गया जो फ्रेश भी है। तो आप बताएंगे कि मैं किन गैप्स को फुलफिल करने जा रहा हूँ। इस तरह से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपके लिए पूरी की पूरी रिसर्च प्रोसेस को एड्रेस करता है, बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए कई चीज़ें क्लियर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें कि फ्रेमवर्क में ही अब आपने पहले कुछ थ्योरीज पढ़ी, उनमें समझ आ गई कि अच्छा जी, पेरेंट की इनकम और पेरेंट की एजुकेशन एक तो आपस में रिलेटेड है और ये टुगेदर अब जो है इनका इफेक्ट आ रहा है हाई स्कूल CGA पे, GPA पे, और फिर आगे फर्दर ये कॉलेज GPA को इफेक्ट कर रहा है। तो अब आप ये देखें कि ये हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम प्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो इसमें हमारे वेरिएबल्स भी क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप भी क्लियर है। पॉजिटिव या नेगेटिव वाली बात पे अभी हम नहीं जा रहे, तो ये पता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, इनकी सीक्वेंस भी क्लियर है। इसमें हम किसी को अगर मॉडरेटिंग या इंटरवीनिंग कहना चाहेंगे वो भी इसी लेवल पर क्लियर हो जाएगा। तो जो भी थ्योरीज हमने पढ़ी होंगी, रिव्यू की होंगी, उनके मुताबिक हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग एक फ्रेमवर्क बना सकेंगे जिसे हम ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कह रहे हैं। ज़रूरत क्यों होती है, अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, लेकिन एक दफ़ा फिर दोबारा इसको रिवाइज करते हैं कि ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आप फेमिलियराइज कर लें पहले ही अपने आप को उन रेलिवेंट थ्योरीज और मॉडल से जो कि दूसरे रिसर्चर्स ने डेवलप कर दी। आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले भी बात की कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ना सिर्फ लर्न करें पहले से फ्यूचर अपना जो पास्ट रिसर्चेज हैं उनसे, और उसके बाद अपनी भी रिसर्च को रीडिफाइन करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस को रीडिफाइन करें। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है कि आप बहुत सारी थ्योरीज जब पढ़ते हैं आपको पता लग जाता है कि यार इन पे इतना काम हुआ है। अगर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, PhD के लेवल पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप थ्योरीज को रिव्यू करते हैं जब, तो आपको ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की एसेंशियलिटी, इसकी ज़रूरत भी समझ आ जाती है कि ये क्यों ज़रूरी है किसी भी रिसर्च में। अच्छा, 4 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टाइप्स कुछ ऐसी टाइप्स नहीं होती कि एक इस तरह का होता है कि इस तरह का होता है, लेकिन जब आप ये लिमिटेड नहीं है 4 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का। बेसिकली आपका एक लेंस है ना, थ्योरेटिकल लेंस है जिससे आप देख रहे हैं पहले से हुई रिसर्च को। तो अब हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट डोमेन्स आइडेंटिफाई किए हैं बेसिकली, जिसमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज होंगी, सोशल थ्योरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज हैं और इकोनॉमिक थ्योरीज हैं। मतलब आपने पहले एक ब्रॉडर एरिया डिफाइन कर लेना कि मैं किस डोमेन में रिसर्च कर रहा हूँ, फिर उसी से रिलेटेड थ्योरीज आपने सर्च करनी है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका साइकोलॉजिकल कोई टॉपिक है, ऐसा बिहेवियरल टॉपिक है, लेकिन आप उस टॉपिक के अंदर कोई अनरिलेटेड सी इकोनॉमिक थ्योरी घुसाने की कोशिश तो नहीं करेंगे। सोशल थ्योरी में बिहेवियरल थ्योरी आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में आपकी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल थ्योरीज आ सकती हैं, लेकिन आपका टॉपिक जब आप ब्रॉडर सेंस को उसकी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस तरह की थ्योरीज के ऊपर रिसर्च करनी है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना होता है। बिजनेस रिसर्च वाले जो हैं वो बिजनेस से रिलेटेड थ्योरीज देखेंगे, फाइनेंस और ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजिकल भी देख सकते हैं, लेकिन आप जब जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे शुरू में, उतना ज़्यादा आपके लिए अपने टॉपिक को रीडिफाइन करना, उसको रिफाइन करना अच्छा होगा। और अपने टॉपिक के हवाले से जब आप थ्योरीज को सर्च करेंगे तो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ना सिर्फ आपने इन राइटिंग उसको लिखना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाले पोर्शन में, अपने थीसिस में या डिसर्टेशन में या रिसर्च वर्क में, बल्कि आपने एक मॉडल भी डेवलप करके दिखाना है कि जी ये मेरे वेरिएबल्स हैं और ये आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, और ये मेरे हाइपोथेसिस हैं। अगर आप कोई हाइपोथेटिकल स्टडी, कोई इस तरह की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हाइपोथेसिस यूज होने हैं, तो उम्मीद है कि ये पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के हवाले से बात करेंगे। अगर कोई चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।